Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Yusha Yadav and today we are going to discuss about gene cloning. हमारा ये एक सीरीज चलने वाला है रिगार्डिंग जीन क्लोनिंग जिसमें आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। ठीक है, सो जीन क्लोनिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग अपने डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट को उसका एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक ऐसा प्रोटीन है जिसको मुझे ह्यूज अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट है। इन दैट केस मैं जीन क्लोनिंग को परफॉर्म करके उस जीन की मल्टीपल कॉपीज बना लूंगी ताकि मुझे वो डिजायरेबल प्रोटीन ह्यूज अमाउंट में मिल सके, है ना, वो भी प्योर फॉर्म में। सो जीन क्लोनिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आती है जिसमें हम लोग पीसीआर क्लोनिंग करते हैं, रिकॉम्बिनेशनल क्लोनिंग करते हैं और हमारे पास कुछ क्लासिकल जीन क्लोनिंग मेथड्स भी हैं जिसमें हम लोग सम टाइम अपने जीन की कॉपीज बना सकते हैं बाय यूजिंग द बैक्टीरियल सेल और द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो यस, जब हम लोग जीन क्लोनिंग परफॉर्म करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के डीएनए सेगमेंट को कैरी करने वाले हमें अलग से वेक्टर चाहिए होते हैं। इन वेक्टर में सबसे पहला नाम आता है प्लाज्मिड का। ठीक है, प्लाज्मिड जो कि एक टाइप का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट है जो स्पेसिफिकली हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी बात करें तो हमारी बैक्टीरियल सेल में। एक्सेप्ट बैक्टीरिया किसी यूकैरियोटिक सेल में हमें प्लाज्मिड देखने को नहीं मिलते, एक आधे ऑर्गेनिज्म को छोड़ते, जैसे कि सैक्रोमाइसिस जिसके अंदर हमें प्लाज्मिड देखने को मिले। ठीक है, सो प्लाज्मिड उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो उसे एक वेक्टर की तरह सिलेक्ट करने में, वेक्टर की तरह यूज करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सो उन सभी को हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मिड के बारे में कुछ एक छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। पहली चीज तो यही कि प्लाज्मिड आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में ऑल यू नो दैट न्यूक्लियस की एब्सेंसी होती है, बट न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लॉट करता है और इस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल जनरली लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जब हम लोग प्लाज्मिड की बात करते हैं, प्लाज्मिड इज सर्कुलर इन नेचर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल and they can be in their single copy number and they can be in their multi copy number। अब ये सिंगल कॉपी नंबर और मल्टी कॉपी नंबर क्या होता है तो देखिए, प्लाज्मिड they can be enlarged in size and they can be small in their size। ठीक है, अगर आपका प्लाज्मिड एनलार्ज्ड है साइज में, यानी कि एक प्लाज्मिड है और उसका साइज बहुत बड़ा है, तो एक बैक्टीरियल सेल में, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमें सिंगल प्लाज्मिड देखने को मिलेगा और अगर सिंगल प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो होस्ट सेल रेप्लिकेशन के टाइम पे सिर्फ एक ही प्लाज्मिड को बना पाएगी, है ना। लेकिन अगर आपका प्लाज्मिड का साइज बहुत ही छोटा सा है तो आप देखते हो कि मल्टीपल कॉपीज आपको होस्ट की बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। इवन 40 से भी ज्यादा आपको प्लाज्मिड देखने को मिलेंगे एक सिंगल बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके प्लाज्मिड का नंबर ज्यादा है तो जब आपका होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो आप देखोगे कि बहुत सारे प्लाज्मिड भी सेल डिवीजन के टाइम पे फॉर्म हो रहे हैं, है ना। इसका एक एडवांटेज जीन क्लोनिंग में ये आता है कि अगर एक ही बैक्टीरियल सेल के पास बहुत सारे प्लाज्मिड है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एक सिंगल बैक्टीरियल सेल से हमें हमारे डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो एनलार्ज है लेकिन सिंगल है तो ऑफ कोर्स उसे हमें एक ही दो कॉपी मिलेगी, है ना। सो इसलिए जब भी प्लाज्मिड का सिलेक्शन किया जाता है एज ए वेक्टर तो उन बैक्टीरियल सेल को सिलेक्ट किया जाता है जो मल्टी कॉपी प्लाज्मिड को कैरी करती है। मल्टी कॉपी प्लाज्मिड यानी जिनके पास प्लाज्मिड स्मॉलर इन साइज है बट नंबर में ज्यादा है। ठीक है, सो ये था प्लाज्मिड के बारे में। अब प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा और अगर डिटेल में डिस्कस करें तो जैसे हमने कहा स्मॉल है बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारे, यूजुअली सर्कुलर इन नेचर है एंड ये इनका जो एग्जिस्टेंट है वो इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस का सिंपली मतलब ये है
इन्हें अपने रेप्लिकेशन के लिए, अपनी कॉपीज बनाने के लिए होस्ट क्रोमोसोम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इनके पास ये सेल्फ, इनका एडवांटेज है कि ये अपनी कॉपी खुद से बना सकते हैं। बट इट डिपेंड, समटाइम प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाने के लिए होस्ट की ही मशीनरी को यूज करता है, एंड समटाइम उसके पास अपने खुद के जीन्स होते हैं जिससे वो अपनी कॉपी बना लेता है। और कुछ हमारे ऐसे प्लाज्मिड भी होते हैं जो जब आपका होस्ट डिवाइड करता है तो वो अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करा देता है होस्ट के डीएनए में। ऐसे हम प्लाज्मिड को इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड या एपिसोम्स कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। सो यस, दे कैन रेप्लिकेट बाय देमसेल्फ, बट इनका जो रेप्लिकेशन का मोड है ये वैरी करेगा सेल टू सेल, प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड, ठीक है। इनके पास अपना रेप्लिकेशन ओरिजिन प्रेजेंट होता है और यही इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये रेप्लिकेट खुद से कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके यूकैरियोटिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, उसी की तरह बैक्टीरियल प्लाज्मिड के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने बात आपको पहले समझाई थी कि सिंगल कॉपी प्लाज्मिड एंड द मल्टी कॉपी प्लाज्मिड, आई होप अभी आपको थोड़ा क्लियर है कि सिंगल कॉपी प्लाज्मिड का सिंपली मतलब ये है कि प्रोड्यूस ओनली वन कॉपी पर होस्ट सेल, कि एक होस्ट सेल सिर्फ एक ही प्लाज्मिड को बना पाएगा जब आपका होस्ट डिवाइड करेगा। मल्टी कॉपी प्लाज्मिड, they may be present at concentration of 40 or more than 40, right? So, अब हम बात करते हैं उन फीचर्स की कि वो कौन से फीचर हैं जिससे हमारा प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है। किसी भी डीएनए सेगमेंट को एक वेक्टर की तरह काम करने के लिए उसके पास बहुत सारे फीचर्स होने जरूरी हैं, जिनमें से दो मेन फीचर हैं। पहला, कि उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो खुद से रेप्लिकेट कर सके यानी कि अगर ऐसा केस है कि हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, इन दैट केस भी हमारा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट है जिसे हम वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, वो इतना कैपेबल हो कि वो खुद से रेप्लिकेट कर पाए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फीचर की बात। सेकेंड फीचर की अगर हम बात करें तो सेकेंड फीचर है इट इज अबाउट साइज, कि साइज हमारा जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके वेक्टर का साइज ज्यादा हुआ तो जब आप उसे प्योरीफाई करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। इससे ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो जीन सेगमेंट है वो भी पीसेस में टूट जाए, तो हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। सो ये दो मेन फीचर हैं जो आपको आपके वेक्टर के लिए, हम लोग कह सकते हैं कि एक बेस है हमारी जीन क्लोनिंग के लिए, कि जब भी हमें वेक्टर सिलेक्ट करना है तो हमें इन दो चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। और प्लाज्मिड की बात करें तो वो स्मॉलर इन साइज तो है ही साथ उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट होता है ना। दैट्स व्हाई प्लाज्मिड एक बहुत अच्छा वेक्टर की तरह काम करता है। यस, ऑफ कोर्स इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। We are mainly focusing on that portion कि why plasmid is selected as a vector, right? So अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की डिफरेंट टाइप्स की। इनका जो क्लासिफिकेशन है मेनली इस बिहाफ पर किया गया है कि किस तरीके की प्रॉपर्टी वो प्लाज्मिड शो कर रहा है। देखिए, प्लाज्मिड क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सो ऑफ कोर्स ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उस बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल के लिए तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन उस बैक्टीरियल सेल को बेटर वे में सर्वाइव करने में ये हेल्प करते हैं। कैसे? हमारे पास अभी हमने बात किया था कि ये अगर हमारा बैक्टीरियल सेल है तो और इसमें ये हमारा प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो इस प्लाज्मिड के पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स होते हैं। ये जीन कोड कर सकते हैं किसी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, रेसिस्टेंसी के लिए। ये जीन कोड कर सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है इस बैक्टीरियल सेल को। ये जीन कोड कर सकते हैं वायरुलेंस इफेक्ट कॉज करने के लिए, है ना। तो इस प्लाज्मिड के पास जो जीन प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो ऑन दैट बिहाफ हमने प्लाज्मिड को क्लासिफाई किया हुआ है कि किस तरीके का प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट हो सकता है। देखिए, अगर हमारा प्लाज्मिड ऐसा है
जो ऐसे पर्टिकुलर जीन को प्रोड्यूस कर रहा है जो उसे फर्टिलिटी में हेल्प कर रहे हैं, तो हमने उस प्लाज्मिड को नाम दे दिया कि हमारा प्लाज्मिड है फर्टिलिटी और एफ प्लाज्मिड। आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं अपनी कॉपीज बनाने के लिए, राइट। सो उनमें से एक मेथड हमारा होता है कॉन्जुगेशन मेथड। और ये जो कॉन्जुगेशन मेथड है उसके बारे में अगर आप सभी को पता हो तो उसमें क्या होता है कि इसके सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन होती है ना। इन सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन का इनको बेनिफिट ये होता है कि जब ये दूसरे बैक्टीरियल सेल से अटैचमेंट शो करेंगे तो एक पाथ बन जाएगा जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा फ्रॉम दी डोनर सेल टू द रेसिपिएंट सेल, राइट। और जिसके पास ये सेक्स पिलाई होते हैं उनको हम लोग F प्लस सेल कह देते हैं, यानी इनके पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ऐसा क्यों होता है कि F सेल के पास जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेक्स पिलाई के लिए कोड करते हैं। यानी कि बैक्टीरियल सेल पर जो ये सेक्स पिलाई बने हुए हैं ना, इन सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं TRA जीन्स। और ये TRA जीन्स प्लाज्मिड पर ही प्रेजेंट है। तो आप सोचिए कि अगर आपके बैक्टीरियल सेल के पास ऐसा प्लाज्मिड नहीं है जिसके पास TRA जीन नहीं है तो ऑफ कोर्स वो सेक्स पिलाई नहीं बना पाएगा और उस कंडीशन में उस सेल को हम लोग कहते हैं F नेगेटिव सेल, और वो कॉन्जुगेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है बट वो डोनर की तरह नहीं काम करेगा, वो रेसिपिएंट की तरह काम करेगा कि वो रिसीव कर सकता है क्योंकि उसके पास अपनी सेक्स पिलाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टेंस और आर प्लाज्मिड। रेसिस्टेंस और आर प्लाज्मिड, इसका नाम शो कर रहा है कि ये आपकी बैक्टीरियल सेल को रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? इसके पास जो जीन होते हैं वो जो हमारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं, जैसे कि हमारा एम्पेसिलिन हो गया, मरकरी हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इनके अगेंस्ट रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी शो नहीं करते अनटिल उनके पास ऐसे स्पेसिफिक प्लाज्मिड ना प्रेजेंट हो। ये प्लाज्मिड जिन जीन के लिए कोड करते हैं उनकी वजह से आपकी बैक्टीरिया से बेटर वे में सर्वाइव कर पाती है क्योंकि वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी उनके अंदर आ जाती है ना। सो यस, रेसिस्टेंस और आर प्लाज्मिड के पास ऐसे जीन होते हैं जो होस्ट बैक्टीरियम को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है हमारा RP4। RP4 एक ऐसा हमारा प्लाज्मिड है जो 3 एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, 3 हमारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। वो कौन से हैं? एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट और कैनामाइसिन के अगेंस्ट। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप के हमारा जो प्लाज्मिड होते हैं दैट आर कोल प्लाज्मिड, ठीक है। कोल प्लाज्मिड हमारे लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका सिंथेसाइज करेंगे, नॉट हमारे लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए, दैट इज कॉलिसिन। कॉलिसिन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन होता है, ये क्या करेगा, दूसरी जो बैक्टीरियल सेल है ना उनको सर्वाइव नहीं करने देगा। कैसे? कि ये दूसरी बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल्स बना देता है, और जैसे ही उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल्स बनेंगे उनका जितना भी अंदर का मटेरियल है, इंट्रासेलुलर मटेरियल है, वो लीक आउट हो जाता है, उनका DNA और RNA डिग्रेड होने लगता है। सो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सो कोल प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल को दूसरी नेबरिंग जो बैक्टीरियल सेल है उनको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। यस, फिर उसके बाद हमारे पास है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होस्ट बैक्टीरियम को अलाउ करते हैं टू मेटाबोलाइज अनयूजुअल मॉलिक्यूल, यानी कुछ ऐसे अनयूजुअल मॉलिक्यूल मान लीजिए नेबरिंग एनवायरनमेंट में आ गए जो बैक्टीरियल सेल के पास उसको डाइजेस्ट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए उसके पास एंजाइम नहीं है, तो इन दैट केस प्लाज्मिड ऐसे स्पेसिफिक टाइप के मेटाबोलाइट को सिक्रीट करता है या कहें कि सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है जो उन अनयूजुअल मॉलिक्यूल के डिग्रेडेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, राइट। सो एग्जांपल में यहाँ पे है टोल ऑफ स्यूडोमोनास पुटीडा, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक नेम। यस, राइट। फिर वायरुलेंस प्लाज्मिड।
एक्चुअली मेटाबॉलिक प्लाज्मिड इसी कैटेगरी में आते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड में, बट उसको सेपरेटली भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो वायरुलेंस प्लाज्मिड की बात करें तो वायरुलेंस प्लाज्मिड एज इट्स नेम इज शोइंग कि यस ये कुछ वायरुलेंस इफेक्ट कॉज करेंगे, यानी कि पैथोजेनिसिटी कॉज करेंगे। सो वायरुलेंस प्लाज्मिड पैथोजेनिसिटी कॉज करता है कैसे, जैसे आपने एग्रोबैक्टीरियन में देखा होगा कि टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो इन्फेक्शन के बाद ट्यूमर को कॉज करते हैं, है ना। तो ये भी पैथोजेनिसिटी जो है, सो ये हमारे वायरुलेंस प्लाज्मिड हो गए जो बेसिकली पैथोजेनिसिटी को कॉज करेंगे। इनके पास जो भी जीन प्रेजेंट होंगे वो पैथोजेनिसिटी के लिए कोड करेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड काइंड ऑफ डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ये स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स को कोड करता है, स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम के लिए कोड करने वाले जीन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। और ये कंपाउंड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमारा सैलिसिलिक एसिड हो गया और कोई भी अनयूजुअल मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन। अब हम इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से पहले आपको ये टेबल से गो थ्रू होना है, क्योंकि ये टेबल हमें ये बताती है कि अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड के कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि आर प्लाज्मिड की कैटेगरी में हमारे पास एक प्लाज्मिड है जिसे हम कहते हैं RP4। इस RP4 का अप्रोक्सीमेट साइज होता है 54 और इसकी 1 to 3 कॉपी आपको होस्ट सेल में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस टेबल में हमें होस्ट दिया हुआ है कि किन ऑर्गेनिज्म में ये प्लाज्मिड हमें देखने को मिलते हैं और इनका फिनोटाइपिक फीचर क्या होता है। यूजफुल है ये टेबल, सो मेक श्योर आप इस टेबल से गो थ्रू जरूर हो लें, ठीक है, क्योंकि यही कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको चेक करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इस होस्ट सेल को जिसके अंदर ये रेस्पेक्टिव प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसे सिलेक्ट करना है फॉर जीन क्लोनिंग या नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें ही हमें बताएंगी उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के बारे में कि उसका कॉपी नंबर क्या है, उसका साइज क्या है, किस होस्ट में वो मिलता है, उसका फिनोटाइपिक फीचर हमें क्या देखने को मिलता है। उस फिनोटाइपिक फीचर के बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा प्लाज्मिड उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो जैसे हमने कहा कि हमारे जो प्लाज्मिड्स होते हैं इनके पास बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी थी कि यस ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं होस्ट सेल को, होस्ट ऑर्गेनिज्म को, जिसमें हमने कहा था आर प्लाज्मिड की कैटेगरी में हमने एक प्लाज्मिड डिस्कस किया था RP4, राइट। इस RP4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, कैनामाइसिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, इसको इस एग्जांपल से समझिए, इस एक्सपेरिमेंट से समझिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ सेल है जिसमें से कुछ सेल के अंदर तो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, कुछ में यहाँ पे प्लाज्मिड एब्सेंट है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि कौन से सेल में प्लाज्मिड है, कौन सी सेल में प्लाज्मिड नहीं है। सो इन दैट केस मैं उन प्लाज्मिड को ग्रो करूंगी अलग अलग कॉनिकल फ्लास्क में, राइट। सो मान लीजिए मेरे एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मेरे पास नॉर्मल ग्रोथ मीडिया है और दूसरे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने यहाँ पे एंटीबायोटिक को ऐड किया हुआ है। तो आप ये सोचिए जिस बैक्टीरियल सेल के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या उस एनवायरमेंट में वो ग्रो कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन जिस सेल के पास वो प्लाज्मिड प्रेजेंट है जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो ग्रो कर पाएगा। सो वी कैन सी हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट, जिस कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास नॉर्मल ग्रोथ मीडिया था, कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, उसके अंदर हमारी सारी सेल्स ग्रो करी क्योंकि किसी को भी रेसिस्टेंसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस सेल के पास हमारे पास ग्रोथ मीडिया में टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट था, तो उसमें सिर्फ वही सेल ग्रो कर पाई जिनके पास RP4 प्रेजेंट था, क्योंकि RP4 टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है ना। सो यहाँ पर सिर्फ वही सेल ग्रो कर पाई जो RP4 कैरी की हुई थी। सो ये एक प्रॉपर्टी है जो प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह सिलेक्ट करने में एक एडवांटेज की तरह काम करती है ना, क्योंकि इससे हमें ये पता चल पाता है कि हमारा प्लाज्मिड किस सेल में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि क्यों हमारे प्लाज्मिड के पास ये प्रॉपर्टी है
कि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, बट उसका सेल्फ रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म वेरी करता है। सम टाइम प्लाज्मिड रेप्लिकेट होने के लिए होस्ट की मशीनरी को यूज करता है, सम टाइम वो खुद से रेप्लिकेट हो जाते हैं और सम टाइम वो अपने आप को इंटीग्रेट करा देते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर। इस बिहाफ पे हमने दो कैटेगरी रखी हुई है। एक हमारे पास वो प्लाज्मिड होते हैं जो नॉन इंटीग्रेटिव है, यानी कि वो होस्ट की मशीनरी को यूज तो करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन वो अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करते बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। इन दैट केस जब भी आपका बैक्टीरिया डिवाइड होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे आपको उतने ही नंबर की कॉपीज प्लाज्मिड की देखने को मिलेगी, है ना। दूसरी हमारी कैटेगरी होती है इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, और इनको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया एपिसोम। एपिसोम क्या करते हैं कि जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिवाइड होने लगता है, वो अपने आप को होस्ट के डीएनए में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसमें इंटीग्रेट करा देते हैं। इससे इनको क्या प्लस पॉइंट होगा, जितनी बार भी बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी, ये आपका प्लाज्मिड ऑटोमेटिकली कॉपीज बनाता चला जाएगा और कुछ 3 to 4 डिवीजन के बाद वापस ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में वापस से आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे एपिसोम। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इसको भी यूज किया जाता है जब आप जीन क्लोनिंग परफॉर्म करते हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होती है प्लाज्मिड के लिए। ये भी उसके लिए एक एडवांटेज है कि ये हमारा फैक्टर की तरह बेटर वे में काम करेगा। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो प्रॉपर्टी है, आप सभी को पता है कि जो हमारे बैक्टीरियल सेल होते हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं, उनमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए जो अलग अलग मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक मेथड है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि एफ प्लाज्मिड के पास, फर्टिलिटी प्लाज्मिड के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि यस, वो सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। तो जब आप एफ प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखते हो, तो एफ प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इनके पास टीआरएनए जीन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ओराई टी और ओराई सी देखने को मिले, ओराई टी और ओराई बी देखने को मिलेंगे। ओराई वी एक इनिशिएटर साइट होती है जहां से सर्कुलर डीएनए अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, एंड ओराई टी हमारी वो साइट होती है जिससे हमारा रोलिंग होती है, ठीक है, इस सर्कुलर डीएनए की, राइट। इसी से हमारा जीन ट्रांसफर स्टार्ट होगा क्योंकि रोलिंग यहीं से हमारा शुरू होगा। ठीक है, तो ये आपका एफ प्लाज्मिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे IS2, यहाँ पे हो गया हमारा IS3 हो गया, ये हमारे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। जो ये टीआरएनए जीन्स है, इनके बारे में आपको पता ही है कि ये किनके लिए कोड करेगा। टीआरएनए जीन्स ये हमारे पाइलस सिंथेसिस के लिए कोड करेगा, जो फर्दर सेक्स पिलाई के फॉर्मेशन कराएगा बैक्टीरिया के सरफेस पे, एंड देन कॉन्जुगेशन होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो हमारे प्लाज्मिड के लिए एक एडवांटेज की तरह काम करती है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे प्लाज्मिड के बारे में, और क्यों ये हमारा एज अ जीन क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। आई होप गाइस आपके लिए आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।